अपन जैसे अब इसके अंदर नेक्स्ट देखते हैं अपने कुंभा के निर्माण कार्य। तो अभी तक अपन ने कुंभा में क्या देखा, अभी तक आपने कुंभा में जो भी देखा, अपन ने एक तो परिवार वृक्ष देखा, ठीक है, उपाधियां देखी, और फिर जो उनका एक संघर्ष जो था, जो पड़ोसी राज्यों से संघर्ष हुआ, जैसे खासतौर पर अपन देखते हैं इधर मालवा से, नीचे गुजरात से, ऊपर अपने नागौर से, और बीच के अंदर है ये मेवाड़। समझ लो, तो ये मतलब चारों दिशाओं में, और इधर मारवाड़, चारों दिशाओं में ये घिरा हुआ है दुश्मनों से। जैसे आज अपन इजराइल देखते हैं वर्तमान में, तो जैसे ये इजराइल है, तो इजराइल 7 पड़ोसी दुश्मनों से घिरा हुआ है। समझ रहे हो, हर दिशा के अंदर। ऐसा का ऐसा ही मेवाड़ के साथ था, लेकिन एक एक को धीरे धीरे कुंभा ने सबको एक एक में निपटाया, मालवा को, गुजरात को, नागौर को और मारवाड़ को। शुरुआत मारवाड़ से हुई थी, समझ गए। और फिर अपने आप शक्ति को, अपनी शक्ति को मजबूत किया, जैसे आज अपन इजराइल कर रहे हैं, ये बेरूत में अपन ने देखा ही, ठीक है। इजराइल ने तो जैसे पिछली बार जैसे जो हुआ हमला अपना फिलिस्तीन ने जो किया था, उसका बदला और भी हाईटेक तरीके से लिया। और जैसे कल जैसे मैं बीच में देख रहा था, तो वहाँ तो अब इतना खौफ हो गया कि लोग बाग टीवी ऑन करने से भी डर रहे हैं, है कि नहीं है। मतलब मोबाइल वगैरह तो उसी दिन सब छोड़ दिए, मतलब मोबाइल का तो नेटवर्क आम जनता यूज़ करती है, जो जितने भी मतलब जो हिजबुल्ला से जुड़े हुए हैं वो तो सारे पेजर ही यूज़ करते हैं। लेकिन अब वहाँ लोग बाग में इतनी दहशत है, ना तो अपनी गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, ना अपना टीवी ऑन कर रहे हैं कि पता नहीं इसमें भी हो, चुपचाप बैठे हुए आसमान के नीचे। तो फिर इजराइल ने बोला, बस मैं यही खौफ देखना चाहता था आम जन के अंदर। खैर जो भी है, तो अपन ने मेवाड़ के अंदर देखा कि ये सारा सिस्टम जैसे कैसे अपना राजनीतिक युद्ध लड़े। अब अपन क्या चालू कर रहे हैं, ये जो सेगमेंट है ये है अपने कुंभा की कौन सी उपलब्धियां, सांस्कृतिक। तो जैसे क्या आता है क्वेश्चन, जो अपन ने एनसीईआरटी में भी देखा, कुंभा की राजनीतिक सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन करो। अब उसमें वो 50-50 पार्ट हो गया, राजनीतिक के नंबर अलग हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन है, 2.5 नंबर राजनीतिक के मिलेंगे और 2.5 नंबर सांस्कृतिक के मिलेंगे। तो राजनीति के अंदर वो था चारों के साथ क्या उसने किया, सांस्कृतिक के अंदर है जो अभी अपन देखेंगे, अभी अपन निर्माण कार्य देखेंगे। इसके बाद जो टॉपिक आएगा उसमें इसकी लिटरेचर आएगी सारी, समझ गए, ग्रंथ कुंभा के जो लिखे हुए हैं और उसका दरबारी कवि, उनके अंदर ये सारे अपन पढ़ेंगे। तो सांस्कृतिक में 3 एस्पेक्ट आएंगे, एक तो आएगा निर्माण, ठीक है, दूसरा आएगा जो इसने साहित्य लिखी है, ग्रंथ, ठीक है, और तीसरा आएगा इसके दरबारी जो विद्वान थे, कोर्ट क्रॉनिकल्स थे, वो दरबारी विद्वान। ये 3 चीज आती हैं अपने संस्कृति में, है ना। ये जो ग्रंथ मैंने लिखे हैं ना, ये खुद कुंभा के ग्रंथ हैं, ये आप ये मत समझो दरबारी कवियों के, नो, खुद के ग्रंथ कुंभा के। मतलब ये भारत में जितने भी शासक हुए हैं उनमें सबसे इंटेलेक्ट शासक के रूप में गुना जाता है कुंभा, आज भी मोस्ट इंटेलेक्चुअल रूलर। अब देखो, नो डाउट आपने मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ा, सर इंटेलेक्ट तो वो भी था, लेकिन उसने कुछ गलतियां ऐसी कर दी कि वो, आप तो इंटेलेक्ट तो छोड़ो, विद्वान तो छोड़ो, वो तो पागल सुल्तान। और आज अपन बोलते हैं कौन से फरमान जारी कर दिया आपने, तुगलक की फरमान जारी कर दिए। मतलब इम्प्रैक्टिकलिटी, अव्यवहारिकता का पैमाना बन गया आज तो मोहम्मद बिन तुगलक। तो ऐसा ज्ञान किस काम का, जबकि कुंभा के साथ ऐसा नहीं है, ठीक है। कारा कुंभा में राजनीतिक सांस्कृतिक उपलब्धियां बताओ, ये क्वेश्चन आ रहे हैं। और मोहम्मद बिन तुगलक के कैसे आते हैं कि क्यों उसको कहा जाता है पागल सुल्तान। मोहम्मद बिन तुगलक की जो एक्सपेरिमेंट्स थे, जो प्रयोग थे, उनका आलोचनात्मक विवरण प्रस्तुत करो। आलोचनात्मक का मतलब कि सोच के तो बहुत अच्छा किया था, लेकिन उसमें बहुत उल्टा पड़ गया था उसके लिए, जबकि कुंभा के साथ ऐसा नहीं है, समझ रहे हो। तो ये मोस्ट क्रेडिबल रूलर्स हैं। भारत के 3 शासक ऐसे हैं जो अपनी इस दूरदर्शिता के लिए जाने जाते हैं, राजनीतिक भी सांस्कृतिक भी। सबसे पहला नाम है कुंभा, दूसरा नाम है जो अभी अपन विजयनगर में पढ़ेंगे कृष्णदेव राय, KDR, और तीसरा शासक है शिवाजी। ये मतलब जो अपनी दूरदर्शिता के लिए जाने जाते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे ऐसे, कुछ भी उल्टा नहीं हुआ इनसे। यूँ अकबर भी नो डाउट महान शासकों में अपन गिनते हैं, लेकिन जो राजपुताना के साथ जो एक पॉलिसी थी उसमें कहीं न कहीं द्वेष हुआ, समझ रहे हो। जबकि कुंभा, कृष्णदेव राय और शिवाजी के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, विश्वासघात नहीं किया जिनको जीत के मिला रहे हो आप, समझ गए। तो उनमें सबसे बड़ा नाम है कुंभा। तो अपन ये संस्कृत उपलब्ध पढ़ेंगे, निर्माण, ग्रंथ और फिर दरबारी कवि। आ जाओ, तो आ रहा है राजस्थान की स्थापत्य का जनक किसको कहते हैं, कुंभा को कहते हैं स्थापत्य का जनक। अभी आप देखना स्थापत्य में होएगा क्या, वीर विनोद, है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट लेखक है। वीर विनोद तो किताब का नाम है और लेखक का नाम है ये श्यामल दास। इनको उपाधि दी गई थी कविराज की, समझ रहे हो। ये तीनों नाम अलग अलग, दोनों चीजें अलग अलग है। कविराज के ऊपर इन्वर्टेड कॉमा लगा लो, ठीक है। वीर विनोद तो ग्रंथ का नाम है, ठीक है। कविराज इनकी उपाधि थी और ओरिजिनल नाम था इनका श्यामल दास। तो एक क्वेश्चन यूँ पूछते हैं, वीर विनोद किसकी रचना है, श्यामल दास की।
कविराज किसकी उपाधि थी? श्यामल दास की। ऐसे, ठीक है। और इन्होंने ये लिखा है कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा ने करवाया। क्या? 84 में से 32 का। तो इसको आप कभी भी लिखोगे तो ऐसे लिखोगे 84/32, है ना। अभी थोड़ी देर बाद ये आपको अपने आप दिखाई देगा कि ये 84 में से कितने क्या है, ठीक है। तो कई बार तो ये पूछ लेते हैं ये कहा किसने है कि 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता? ये श्यामल दास ने कहा है, वीर विनोद के लेखक ने, ठीक है। कई बार ये पूछ लेते हैं वीर विनोद के अनुसार मेवाड़ के कुल 84 किलो में से कुंभा ने कितनों का निर्माण किया? तो कुंभा ने कितनों का निर्माण किया? ये 30 नहीं है, ये 31 नहीं है। क्या भाई, अपन क्या क्या देखते हैं? महीनों के दिन क्या देखते हैं अपन? ये तो देखते हैं महीनों के दिन, ये देखते हैं अपन महीनों के दिन। या तो 28 की फरवरी होती है या 29 की होती है। सर ये 28 भी नहीं है, 29 भी नहीं है, ये महीने का वो 30 भी नहीं है, ये महीने का 31 भी नहीं है। तो ये महीने का क्या है फिर? ये 32वां दिन है। तो सर 32 दिन तो होते ही नहीं है। अरे तो कुंभा जैसे शासक भी नहीं होता आसानी से। मैंने बताया ना, जैसे भारत के सबसे विलक्षण शासकों में से एक है ये, ठीक है। तो ये भी तो यूनिक है ना अपने आप में। तो देख लो आप, महीना भी यूनिक हो गया। ऐसे याद रहेगा। ये 84 में से कितने दुर्ग? 32 दुर्ग, ठीक है। कि जो अपने नॉर्मल कैलेंडर महीना होता है वो कोई सा ही नहीं है कुंभा के दुर्गों में। तो कितने दुर्ग हैं? 32, 28 नहीं, 29 नहीं, 30 नहीं, 31 नहीं, 32। समझ गए? क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कैसे न कैसे ये याददाश्त में रहना चाहिए। फिर क्या है? कविराज श्यामल दास ये किसके दरबारी कवि थे? ये सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे। ये मेवाड़ के शासक हुए सज्जन सिंह, उन्होंने इसको उपाधि दी थी कविराज की। समझ गए? अब ये याद कैसे रहेगा? एक S बराबर S लिखो आप यहाँ, S2S नहीं है ये, SS। एक S से तो क्या है? क्या है निर्मला? एक S से श्यामल दास, और दूसरे S से क्या है निर्मला? सज्जन सिंह। आगे चीज समझ में अपने को, बस खत्म हो गया काम, है ना। ये श्यामल दास के बहुत क्वेश्चन आते हैं। वीर विनोद, कविराज किसके दरबारी कवि? ये, और मेवाड़ के थे। यहाँ लिखा हुआ कविराज, मेवाड़ लिख लो, मेवाड़ के शासक हुए हैं ये। जो अपन आज़ादी के समय जब पढ़ेंगे ना, इंटीग्रेशन के समय नाम आएगा सज्जन सिंह का, अभी देखेंगे अपन। समझ गए? और स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहलाता है किसका काल? अपने कुंभा का काल, ठीक है। ये चीज है। अब आ जाओ आगे। अब अपन ने बोला कि 84 में से 32 दुर्गों का ये है। अब अपन जो कुछ मेन जो है मेवाड़ के अंदर, उनके अंदर अपन अब चर्चा करेंगे जो जिनका निर्माण कुंभा के द्वारा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले अपन देख रहे हैं, देखो विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ, ठीक है। अब लेकिन देखो क्या है सर, अभी तो आपने बताया था सर 32 दुर्ग, ये तो स्तंभ आ गया सर, ये दुर्ग तो आया ही नहीं। समझ रहे हो? तो ये दुर्ग नहीं आया, लेकिन ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो निर्माता ना, ये कुंभा नहीं है, ये तो चित्रांग मौर्य पहले से चला आ रहा है दुर्ग। तो अपन कीर्ति स्तंभ पढ़ रहे हैं जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। आगे लिखा हुआ आगे सभी आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे लिख लो चित्तौड़ दुर्ग है। चित्तौड़गढ़, गढ़ का मतलब दुर्ग ही होता है ना। निर्माण काल अपन देख रहे हैं 1440 से 1448। इसमें ये 1448 है ना, इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लो। मतलब 1440 में बनना चालू हुआ था और 1448 में बन के पूरा हुआ था। अब मैंने पहले भी बताया था, उस वीडियो के अंदर भी लिखा हुआ था कि ऐसे लिखेंगे अपन इस 1448 को। लिखा अपन ने, लिखा ना 1448। तो यहाँ तक ये टोटल कितनी मीनारें हो गई, इसमें कितनी मंजिलें हो गई? 9। समझ गए एक चीज़ ये। और दूसरी चीज़ देखो, इधर देखो मैंने लिखा है 1448, हाँ 1448 ये लिखा है मैंने अभी। तो इसमें लास्ट 2 अंक क्या आ रहे हैं? 48 आ रहे हैं, और इसको आप रिवर्स कर दोगे तो क्या बन जाएगा? 84। तो भाई कविराज श्यामल दास ने कहा था ना मेवाड़ के कुल कितने दुर्ग हैं? 84 दुर्ग है। तो ये 84 दिख रहे हैं ना अपने को यहाँ पे, समझ गए? तो ऐसे दिखाई देना है, समझ गए? ये 84। अब जैसे इसमें 32 कहाँ दिखाई देगा आपको? देखो ये 84, 48 का तो सर 84 बन गया ना। अब बच गए ये 14, बच गए। अब मैं गिनती लिखता हूँ 1 से 4 तक, लिखी मैंने। तो इसमें कौन से 2 अंक नहीं है, या कौन से 2 अंक मिसिंग है? 2 और 3 मिसिंग है। तो सर वो 32 निकल के आ गया ना भाई। यहाँ पे भी तो ये इसके अंक उल्टा पलटी करी थी ना अपन ने, 8 और 4 करे थे, तो यहाँ को भी उल्टा पलटी कर दो और ये 32 निकल के आ जाएगा। तो था तो सर लिखा हुआ तो कुछ भी नहीं था, ये तो 1448 लिखा हुआ था। इसमें तो सर वो 84/32 दिखाई दे रहे हैं सारे मेरे को। निर्मला नहीं दिख रहे हैं क्या? नहीं दिखे? नहीं दिखे अभी भी? 84 का लग गया ना, पता लग गया 84 का। तो 1448 के अंदर 84 तो अपन ने यहाँ से निकाल लिया,
अब ये 14 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो मैं गिनते लिखता हूँ यहाँ से 1 2 3 4, 1 और 4 मैंने लिख दिए। अब 2 अंक मिसिंग है ना यहाँ पे, कौन से हैं 2 मिसिंग, 2 और 3 है ना मिसिंग। अब जैसे मैंने यहाँ इस 48 से 84 बनाने के लिए इनको उल्टा सीधा लिखा था ना, और यहाँ पे भी मैं इसको उल्टा करूँ तो क्या आ जाएगा 32, तो आ गया सर। 84 में से 32 दूर होगा का निर्माता कौन है, कुंभा है। तो अगर अपन को विजय स्तंभ का वर्ष याद है तो कितनी चीजें याद हो गई, 2 तो ये हो गई, एक ये 9 याद नहीं हुई क्या, अभी ये 9 याद नहीं हुई क्या, 1 4 4 8 ये 9, यहाँ तक 9 मंजिलें, टोटल 9 मंजिलें इसके अंदर, ऐसे है ना। तो वो थोड़ा रुकना पड़ेगा, जल्दबाजी से नहीं होएगा, थोड़ा रुको फिर चलो। पहली चीज तो यहां आ गई, ठीक है। फिर अपन देखते हैं उपलक्ष्य, किस उपलक्ष्य में बनाया गया, वेरी इंपॉर्टेंट। कुंभा मालवा विजय कितना अच्छी तरह अपन ने पढ़ा है, मालवा में पढ़ा, कुंभा में पढ़ा, और अब यहां पढ़ रहे हैं तीसरी बार। तो 1436 के अंदर हुआ था कौन सा युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, ठीक है। तो फिर जीता कौन, अपन ने जैसा देखा कि सर जीते, दोनों ही जीते, इधर जीता तो ये बन गया, उधर वो जीता तो वो बन गया। और इधर था कौन, मालवा, मालवा का शासक उस समय था कौन, महमूद खिलजी फर्स्ट। सेकंड नहीं लिखेंगे क्योंकि सेकंड किसका समकालीन है, सांगा का समकालीन है, ठीक है ना। महमूद खिलजी फर्स्ट, मालवा में लिख लो महमूद खिलजी फर्स्ट, सारंगपुर का युद्ध। और सारंगपुर एमपी में मैंने बताया आपने, ठीक है। फिर वास्तुकार, वास्तुकार कौन है, देखो सबसे पहले नाम लिखा हुआ है, क्या नाम लिखा हुआ है, जैता, जैतारण नहीं लिखा हुआ है, क्या है, जैता। जैता वह उसके पुत्र है ना। अब पुत्र की बात आती है, सबसे पहले नीचे इस डायग्राम पे आ जाओ आप, है ना। इस डायग्राम में क्या लिखा हुआ, सबसे ऊपर जैता, ये जे लिख लो ऊपर, ये जैता, जैतारण, ठीक है, जैता जैतारण। फिर नीचे आ जाएंगे MNP, अपन पढ़ते हैं मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, तो MNPP, ठीक है, MNP। और फिर M के नीचे आगे लिखा हुआ है GI, ये एक डायग्राम बना लो, ये नोट्स में मिसिंग हुआ शायद, ये बना लो ऐसा कैसा रे डायग्राम, है ना। जैता एक्चुअली क्या है, इस रे डायग्राम से चीज क्लियर हो जाएगी, सीधा अपन पढ़ते हैं ना तो कई बार ध्यान में नहीं आता। तो जैता, फिर अपन लिखेंगे नीचे MNPP, तो MNP याद रख लो, MNP स्क्वायर, ठीक है। तो M से क्या है, मंडन, M से क्या है, मंडन, N से क्या है, नापा, P से पूमा, और लास्ट इज पूंजा, है ना। तो इसको अपन पढ़ते हैं मंडन, नापा, पोमा एंड पूंजा। ये चारों कौन थे, भाई थे। और पिता का नाम क्या था भाई, जैसे मैंने पढ़ाया ना कि रे डायग्राम में ऊपर पिता होता है, नीचे आ जाएंगे तो ये अगली वंश, अगली पीढ़ी आ गई, फिर नीचे आ गई तो वो और अगली पीढ़ी आ गई, समझ गए कैसे। तो जैतारण, मंडन, नापा, पोमा एंड पूंजा। फिर आप जैसे देखोगे तो यहाँ मैंने सिर्फ M के नीचे लाइन करके एरो करके नीचे GI लिखा हुआ है, तो GI है गोविंद और ईश्वर। आएंगे, गोविंद की किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है, कुंभा से ज्यादा सवाल आजकल आते हैं गोविंद की किताबों के, समझ गए। M के नीचे लिखना है, चारों के पुत्र नहीं कर देने, केवल मंडन का पुत्र था गोविंद और ईश्वर। तो ये अपन को ये रे डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट कर दो इसको। मंडन के पिता का नाम जैता, और मंडन के पुत्रों का नाम गोविंद, सबसे इंपॉर्टेंट गोविंद। तो गोविंद देव जी अपन ईश्वर समान है ही ऐसे। और ये मंडन, मंडन पे गोला लगा लो, मंडन, मंडन पे गोला लगा दो और लिख दो शिल्पाचार्य। इसको शिल्पाचार्य की उपाधि दी थी कुंभा ने, शिल्पाचार्य मतलब शिल्पों का आचार्य है ये। आचार्य कौन होता है, प्रिंसिपल। तो ये हेड है एक तरह से, जितने भी शिल्पी है ना उनका हेड है। तो हेड शिल्पी कौन था कुंभा का, मंडन था, शिल्पाचार्य। जैसे अपन बोलते हैं ना स्कूल में प्रधानाचार्य जी आ रहे हैं, तो ये शिल्पाचार्य जी आ रहे हैं, शिल्पों के आचार्य है, प्रिंसिपल ऑफ ऑल दी, जो अपन क्राफ्टमैन बोलते हैं वो, समझ गए। यहाँ तक समझ में आ रही है ना चीज, तो ये समझ गए अपन। फिर दो और आती है एक फैमिली की जोड़ी। क्या हुआ, मंडन ने तो भाई ये तो वास्तुकार था। वास्तुकार कौन होता है, जो सर एक तो पहले तो नक्शा बनाएगा और फिर नक्शे के अकॉर्डिंग वो बिल्डिंग बना देगा, वो वास्तुकार है। शिल्पकार और वास्तुकार, वास्तुकार नक्शा बनाता है, ड्राइंग बनाता है, और वो कंस्ट्रक्शन करता है शिल्पकार। तो ये वास्तुकार और शिल्पकार दोनों यही था अपने मंडन। अब आता है प्रशस्ति। क्या हुआ, जैसे मंडन ने फॉर एग्जाम्पल जैसे ये दीवार बना दी, इधर देखो
बना दी दीवार। अब इसके ऊपर कुंभा का बखान करना है, और जी साहब ऐसे ऐसे आपने ये जीते, मालवा को जीता और उसको हराया, सारंगपुर की जो 36 में लड़ा गया उसको जीता हराया, और अपन ने ये बना लिया, ये कर लिया, सारा ऐसे ऐसे लिखा अपन ने, है जैसे आपकी प्रशस्ति में लिखे कि रोज़ सुबह जल्दी उठते थे 9 बजे, दिन में बहुत सारा पढ़ते थे, मुश्किल से आधी घंटा, तो ये प्रशस्ति लिखी जा रही है ना आपकी, ये ऐसे बहुत लेट सोते थे नाइट के अंदर करीबन 9 बजे, ऐसे, तो ये प्रशस्ति लिखी गई। तो ये प्रशस्ति किसने लिखी है? ऐसी कुंभा की प्रशस्ति लिखी हुई है। ये नीचे वाली तो आपकी है ना, ये कुंभा की है, समझ लो, कहीं कुंभा की मत चिपका देना हो, ठीक है। तो ये प्रशस्ति लिखी, तो प्रशस्ति की लिखी किसने? ये नीचे नाम लिखा हुआ है, सबसे पहले तो लिखा हुआ है ए, ये परिवार वृक्ष बना लो ए, और उसके नीचे MT। तो कहने का मतलब देखो ये आएगा ATM, है ना, लेकिन इस पर उल्टा सा कर देंगे अपन, AM पढ़ते हैं, AM PM, तो AM आ गया और लास्ट में T आ गया। ATM तो मशीन होती है अपनी, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, बताई थी ऑटोमेटिक पैसे खाते कितने पैसे हैं, ऐसे निकालना निकाल लो। तो यहाँ ATM क्या बनेगा? AM आ गया और फिर लास्ट में T आ गया, AM PM आया ना, AM to PM प्रशस्ति में आ गया ना, AM to PM। सुबह उठते थे शाम तक पढ़ते रहते थे, ऐसे 2 बजे दोपहर में 2, मतलब 11 बजे उठते थे 11 AM के ऊपर, और अब PM लगाना है तो वो 12:05 PM तक पढ़ते थे, समझ गए, ऐसे मुश्किल से 1 घंटा 5 मिनट, समझ गए। तो ये AM हो गया अपना। तो A से क्या है? अत्रि, कवि अत्रि, बहुत इंपॉर्टेंट है। M से क्या नाम आएगा? महेश, और T से नाम इसमें लिखा हुआ नहीं है, आप लिख लो टीला, टीला या वो तिल्ला भी मिलता है, तिल्ला दोनों नाम मिलते हैं, टीला या तिल्ला भट्ट, है ना, ये नाम लिख लो आप इसके साथ साथ, ये यहाँ पे, ये AMT ऐसे याद कराएगा अपन को। ए से अत्रि, अत्रि का पुत्र था महेश। एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, उस क्वेश्चन में यूँ लिखा हुआ था महेश के पुत्र अत्रि, तो उल्टा हो गया ना, महेश का पुत्र अत्रि नहीं था। तो ये जब आप ये रे डायग्राम बनाओगे ना, तो आपको AM से समझ में आएगा कौन पिता है और कौन पुत्र है। मैं क्या बोल रहा हूँ, उस क्वेश्चन में ये लाइन लिखी हुई थी, महेश के पुत्र अत्रि ने प्रशस्ति का लिखी है आपने विजय स्तंभ के अंदर। तो नो डाउट उसमें वो फैक्ट दोनों सही है, महेश भी सही है, अत्रि भी सही है, लेकिन ये जो लिख दिया ना आपने महेश का पुत्र अत्रि, वो गलत हो गया। असली सही लाइन क्या थी निर्मला? अत्रि का पुत्र महेश। अब देखो एग्जामिनर ने कितना जैसे घुमाया, तो ये कब समझ में आएगा? तब अपने को ये AM अपन को ध्यान हो, और ऊपर वाला क्या है? JMNP, और M के नीचे GI पढ़ते हैं अपन, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, भौगोलिक संकेतक पढ़ते हैं ना, बीकानेर की भुजिया, कोटा डोरिया है, जयपुर की ब्लू पॉटरी, तो भौगोलिक संकेतक ही तो है वो, समझ गए, ये चीज है। फिर अपन आगे आते हैं, टोटल मंजिल कितनी? 1448 अपने लिखा, तो उसका टोटल कितना आ रहा था? 1448। तो ये कितना आ रहा है यहाँ तक टोटल? 1 + 4 कितना? 5, और 5 + 4 9 मंजिल, ठीक है। ऊंचाई कितनी है? 122 फीट, ठीक है। सीढ़ियाँ 157, और आधार है 30 फुट। देखो ये जो है ना तीनों फैक्ट कोई इंपॉर्टेंट के नहीं है, लेकिन जैसे एक बार कोई भी अपन जैसे इमारत देखते हैं तो एक थोड़ा सा दिमाग में आता है, तो ये लिखी हुई है। ज़्यादा वैसे ऊंचाई याद रख लो अपने 122 फीट, समझ गए। सीढ़ियाँ 157, आधार मतलब बेस, पूरा जो सर्कमफ्रेंस देखते हैं वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे लिखा हुआ मूर्तियाँ, वेरी इंपॉर्टेंट कर दो इसको, है ना, क्योंकि इसको मूर्तियों का अजायब घर बोलते हैं, विश्व कोश। ये देखो, ये 4 नंबर के देखो अन्य नामों में क्या लिखा हुआ है? मूर्ति कला का विश्व कोश है ये। तो क्वेश्चन में ये आता है कि इस पर कौन सी मूर्तियां देखते हैं अपन, किन की है मूर्तियां? तो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, मैं नाम। अब आप बोलो सर इस्लामिक मूर्तियां, अरे पागल, इस्लाम के अंदर तो मूर्ति पूजा अलाउ ही नहीं है आज भी, वो तो भूत परस्ती है, बैन है कि नहीं है? तो मूर्ति पूजा केवल हिंदू धर्म में अलाउ, तो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां। अरबी भाषा में 9 बार लिखा हुआ अल्लाह, कौन सी मंजिल पर? तीसरी मंजिल पर। तो टोटल मंजिल कितनी है? 9 है, तो तीसरी मंजिल पे 9 बार लिखा हुआ है क्या? तो देखो तीसरी तो मंजिल है, और कितनी बार लिखा हुआ अल्लाह? 3 बार लिखा हुआ अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो क्या है ना, ये किताब, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। जैसे कई बार अपन जैसे अमीर खुसरो का भी स्टेटमेंट देखते हैं अपने लाल किले दीवाने आम के अंदर लिखा हुआ कि वर रूबी, मतलब यदि धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। मतलब वो पर्चल में कुछ ऐसे है कि वर रूबी जमी हस्त, हमी हस्त, हमी हस्त, हमी हस्त, तो है ना, उसने मतलब वो ऐसे कश्मीर को बोलते हैं भारत का स्वर्ग,
लेकिन उसने उस दीवाने आम के लिए लिखा हुआ है कि अगर धरती पे कहीं स्वर्ग है तो लाल किले के इस दीवाने आम में ही है, आम में ही आम में, वर रूबी जमीयस तमीयस तमीयस तमीयस, तो वो 3 बार वहाँ लिखा हुआ है। ऐसे अल्लाह 9 बार कहाँ लिखा हुआ है अपने कौन सी मंजिल पे, तीसरी मंजिल पे 3 बार, तो 3x3 का कमरा हो गया ना, तो समझ गए ऐसे। फिर जेता उसके 3 पुत्रों के नाम, क्या देखते हैं अपन, जेता व उसके 3 पुत्रों के नाम लिखे हुए हैं 5वीं मंजिल पर। 3 पुत्र कौन से, जेता के 3 पुत्रों के नाम है ना। अब आप बोलो सर पुत्र तो 4 थे, बिल्कुल थे, लेकिन उनके नाम 5वीं मंजिल पे नहीं है। तो आप बोलो सर मंडन तो कहाँ गया बेचारा, अरे मंडन की तो उपाधि कहती है, इन सबका हेड कौन है, शिल्पाचार्य है, उसका तो नाम लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो पूरे बिल्डिंग ही उसी के नाम से जानी जाएगी, वास्तुकार कौन था, मंडन। समझ गए। तो यहाँ पर हमको वो बनाना है JMNPPGI, जहां भी किसी का भी नाम आ जाए, मंडन का नाम आ जाए फट बनाओ, जैता का नाम आ जाए फट बनाओ, गोविंद का नाम आएगा, अभी किताबें पढ़ेंगे अपन, फट बनाओ। ये परिवार वृक्ष जितना बनाओगे, अब आप याद कर लो, मैंने आपको जब मेवाड़ अभी कुंभा पढ़ा था तो उसका परिवार वृक्ष मैंने आपको बताया था, 2-3 बार आपने बनाया। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि उस परिवार वृक्ष में कुंभा कहाँ लिखा हुआ था, तो आपका ऑटोमेटिक ध्यान नहीं आता कुंभा यहाँ था, सर ऊपर राव चूंडा था, ठीक है, इधर राणा चूंडा था, ठीक है सर, बीच के अंदर रणमल राठौड़ था, इधर हंसाबाई लिखी हुई थी, ठीक है सर, इधर लाखा लिखा हुआ था, फिर इधर सर लाख के बाद मिलियन आ गया, मोकल लिखा हुआ था, मोकल का पुत्र कुंभा लिखा हुआ था, उधर नीचे लिखा हुआ था कुंभा। तो क्या पिक्टोग्राफिक नहीं खुली दिमाग के अंदर, समझ रहे हो। तो पिक्टोग्राफिक मेमोरी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है अपनी याददाश्त के अंदर। तो ये JMNPPGI याद रखना हम लोगों को, समझ गए। कोई भी मूर्ति नहीं है 8वीं मंजिल में, ठीक, ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो उसमें मिलेंगे अपने को। अब इसके अपन देख लेते हैं अन्य नाम, क्या क्या अन्य नाम अपने को इसके मिलते हैं विजय स्तंभ के। सबसे पहला है कीर्ति स्तंभ, कुंभा की कीर्ति में वृद्धि हुई, इस कारण कीर्ति स्तंभ बोला। तो सर कीर्ति कहाँ से वृद्धि हुई, सुनते तो हो नहीं, पहले मैं अभी बताया था 1436 में सारंगपुर का युद्ध हुआ मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी फर्स्ट को हराया ना। विष्णु ध्वज बोलते हैं क्योंकि विष्णु की मूर्ति है, घुसते ही सामने पहली मंजिल के ऊपर ही। गुरुड़ ध्वज बोलते हैं क्योंकि गुरुड़ किसका वाहन था, विष्णु का वाहन था। अभी अपन देखा ना हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां सारी मिल रही। मूर्ति कला का विश्वकोश बोलते हैं, या भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश बोलते हैं, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन स्कल्पचर्स। क्यों, क्योंकि हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं इसके अंदर, है ना। लेकिन एक मंजिल ऐसी है जिसमें कोई भी मूर्ति नहीं है, वो मंजिल कौन सी हो गई, 8। समझ गए, ये चीज है अपने से। फिर अपन देखते हैं कर्नल जेम्स टॉड ने इसको क्या बोला है, कुतुब मीनार से भी बेहतरीन इमारत है। तो एक्चुअली क्या कुतुब मीनार इस समय तक बन चुकी थी, जैसे अपन देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो नींव डाली, इल्तुतमिश ने बनाई। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का तो अपन काल क्या देखते हैं, 1206 से 1210, और इल्तुतमिश का 1210 से 1236, ठीक है। तो इस समय तक बन चुकी थी कुतुब मीनार, तो समझ गए ना। तो जबकि ये अपन देख रहे हैं ये कब बनी है, तो 1448 में बनी है सर, 9 मंजिल है, और मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का, सर 14 पे 32 क्यों खींच रहे हो लाइन, क्योंकि 2 और 3 मिसिंग है इसमें, समझ रहे हो ना। तो वो मेवाड़ के इस 1448 में से लिखोगे हमेशा, अभी 7 बोलोगे एक साथ हमेशा। कीर्ति स्तंभ का या विजय स्तंभ का निर्माण 1448 में हुआ, इसमें कुल 9 मंजिलें हैं, समझ रहे हो। और मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माता कौन है, कुंभा है। ऐसा किसने बोला है, वीर विनोद के लेखक कवि राज SD श्यामलदास, जो किसके दरबारी कवि थे, SS के, सज्जन सिंह के, समझ गए। आ जाओ फिर फर्ग्यूसन भी क्या हुए, एक मर्मज्ञ हुए हैं, वास्तुकला समझे। उन्होंने इसकी तुलना रोम के टार्जन से करी है। रोम में अपन को एक ऐसे क्लॉक टावर मिलता है जिसका नाम टार्जन है। पुनर्निर्माण कराया स्वरूप सिंह ने, ठीक है ना, बिजली गिर गई थी इस कारण से। तो विजय स्तंभ का स्वरूप किसने सुधारा, स्वरूप सिंह ने सुधारा, ये चीज है ना। जैसे अपन देखते हैं कुतुब मीनार के ऊपर बिजली गिर गई थी 4थी मंजिल पे, तो उसको फिरोज शाह तुगलक ने सही कराया था, और फिर उसके ऊपर एक 4थी मंजिल के ऊपर मार्बल लगाया था। ये अपन जब वास्तुकला पढ़ेंगे तो आएगा उसमें कुतुब मीनार के संदर्भ में। तो ये स्वरूप सिंह, तो विजय स्तंभ के स्वरूप किसने सुधारा, स्वरूप सिंह ने सुधारा। तो स्वरूप से स्वरूप याद रहेगा, समझ गए। काल कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कितने साल बाद की बात है ये देखो, 1448 के अंदर बना, ठीक है, और ये करीबन ये 1800 आ गया,
आया करीबन 400 साल बाद। देख लो कितनी चिंता रहती थी कि स्वरूप बिगड़ने नहीं देना, कैसे भी करने। तो ये स्वरूप सिंह। डाक टिकट जारी हुआ 15 अगस्त 1949 को, 1 रुपये का आज़ादी के बाद बना 1 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ। यहाँ कॉमा लगा लो, यहाँ कॉमा। आज़ादी के बाद प्रथम इमारत थी, मतलब आज़ादी के बाद ये प्रथम इमारत थी जिस पर डाक टिकट जारी किया गया था। ये वो डाक टिकट है, देख लो। ठीक है, विजय स्तंभ दिख ही रहा है, और यहाँ देख लो कितने रुपए का है, इसकी डिनोमिनेशन देख लो क्या है, 1 रुपये की है ना, ऐसे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, राजस्थान की पहली इमारत जिसके ऊपर डाक टिकट जारी हुआ, विजय स्तंभ, कब जारी हुआ? 1900 क्या लिखा हुआ है? 15 अगस्त आज़ादी का दिन था अपना, ऐसे। तीसरा स्वतंत्रता संग्राम स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, पहला 15 अगस्त 47 में मनाया, दूसरा 48 में, तीसरा 49 में। 1 रुपये का डाक टिकट। वर्तमान में राजस्थान पुलिस का ये प्रतीक चिन्ह, ये अपन को दिख ही रहा है, बैज ऐसे। ठीक है, साइड में दिखाई देता है रिस्ट पे, बाइसेप पे। संस्था का लोगो, आज वर्तमान में किस संस्था का लोगो है, मतलब आज़ादी के समय किस संस्था का लोगो हुआ? ये अभिनव भारत सोसाइटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1904 के अंदर लंदन में स्थापित करी थी वीर सावरकर ने, है ना। ये सावरकर बंधु थे, बाद में जैसे अपन RSS में इनका नाम देखते हैं, तो ये सावरकर ब्रदर्स थे। एक तो वीर सावरकर, VD सावरकर है ना, विनायक दामोदर सावरकर, इनको वीर सावरकर बोलते थे। और दूसरे थे गणेश सावरकर, ये सावरकर बंधु थे, VD सावरकर और गणेश सावरकर। और VD सावरकर को बोलते थे अपन वीर सावरकर। ऐसे हालांकि जैसे इनका वैसे वी से वीर नहीं, वो विनायक दामोदर सावरकर है। तो विनायक भी गणेश जी का नाम है, और दूसरा ब्रदर अपने गणेश सावरकर। तो अभी अनंत चतुर्दशी गई है, तो गणेश चतुर्थी का कितना रोल है दक्षिण भारत में, आप इन नामों से पता लगा सकते हो। तो वीर सावरकर ने अभिनव भारत नाम की सोसाइटी स्थापित करी थी लंदन में, उसका ये लोगो था, ये ऐसा ही लोगो, बिल्कुल समझ गए इस तरह से। मतलब ये किसको दर्शाता है? ये टावर, ये एक आपकी जो वीरता उसको दर्शाता है, संप्रभुता को दर्शाता है, किसी की अथॉरिटी को चैलेंज करने की सत्ता, आपकी जो हैसियत है उसको दर्शाता है, ऐसे समझ गए। तो ये थी अपने को जो विजय स्तंभ के बारे में जाननी है चीज़ें। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है इसके अंदर अभी तक जो अपन ने पढ़ा, 84 में से 32 दुर्ग, समझ गए, ये है। और दूसरा जो अपन ने पढ़ा शिल्पाचार्य मंडन। अभी तक जो अपन ने देखी ना चीज़ें, क्या क्या देखी? सबसे पहले तो अपन ने देखा ये कविराज श्यामलदास वाला कॉन्सेप्ट, स्थापत्य के जनक कुंभा, कविराज श्यामलदास, 84 दुर्गों में से 32 के निर्माता कुंभा। ठीक है, श्यामलदास किसके दरबारी कवि? सज्जन सिंह के स्वर्णयुग काल अपने कुंभा का। सबसे पहली इमारत देखी विजय स्तंभ, 1440 कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 1448 वेरी इंपॉर्टेंट। किस उपलक्ष्य में बना? 1436 में मालवा के शासक महमूद खिलजी फर्स्ट को युद्ध में हराया, सारंगपुर के युद्ध में। प्रमुख वास्तुकार शिल्पाचार्य उपाधि किसकी? मंडन की। तो मंडन किसका पुत्र? जैता का। और चारों भाई कौन? मंडन, नापा, पोमा एंड पूंजा। और मंडन के पुत्र गोविंद एंड ईश्वर। फिर आते हैं प्रशस्ति, मतलब जो ईओलॉजी, प्रशस्ति को बोलते हैं अपन ईओलॉजी, EUOLOGY, ईओलॉजी, प्रशंसा में लिखी गई चीज़ वो ईओलॉजी है। वो लिखी है अत्रि ने, और अत्रि के बाद उसके बेटे महेश भट्ट ने उसको पूरी करी है ना। ये महेश भट्ट अपने बॉलीवुड वाले नहीं है, अत्रि और महेश भट्ट। चालू करी थी अत्रि ने और पूरी करी थी अत्रि के पुत्र महेश भट्ट ने। कौन सी प्रशस्ति? चित्तौड़गढ़ या विजय स्तंभ प्रशस्ति। मंजिल है 9, ऊंचाई है 122 फीट, सीढ़ियाँ हैं 157। 5 और 5 + 2 7 होते हैं, और 122 आ रहा है ना ऊपर, तो 152 तो सीढ़ियाँ, 157 तो सीढ़ियाँ, और 5 + 2 7, 2 का गैप है, ऊपर 122 फीट ऊंचाई लिखी हुई है। आधार की ऊंचाई है करीबन 30 फीट, मतलब आधार की जो अपन सरकमफ्रेंस देखते हैं ना, इसमें लिख लो सरकमफ्रेंस, परिधि। वो और वैसे इसमें जैसे अपन देखते हैं इसकी कुर्सी भी जैसे ये दोनों चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं 30 फुट के अंदर। मूर्तियाँ अपन देखते हैं हिंदू देवी देवताओं की, अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है 3री मंजिल पर। जैता व उसके 3 पुत्रों के नाम है 5वीं मंजिल पे। जैता और 4 पुत्र समेत गिन लो आप कितने व्यक्ति हो रहे हैं। जैता 1 पिता, और मंडन, नापा, पोमा, पूंजा 1 + 4 5। मूर्ति नहीं है कोई भी 8वीं मंजिल पे, सन्नाटा। अन्य नाम कीर्ति स्तंभ, क्यों? कुंभाई कीर्ति वृद्धि। विष्णु स्तंभ क्यों? बिड़ते विष्णु की मूर्ति। गुरुध्वज क्यों? गुरुड़ वाहन है विष्णु का। मूर्ति कला का विश्वकोश, और भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश। ठीक है, ऐसे। टॉड ने तुलना करी है, टॉड ने कुतुब मीनार से भी इसको बेहतरीन इमारत बनाया है। फर्ग्यूसन ने रोम के टार्जन से इसकी तुलना करी, पुनर्निर्माण कराया स्वरूप सिंह ने।
1842, लेकिन कोई ध्यान नहीं, आप स्वरूप सिंह ध्यान रख लो। डाक टिकट आज़ादी के बाद पहला बना 1949 के अंदर, और वो बना ₹1 का इस इमारत के नाम फोटो से। प्रतीक चिन्ह रहा है ये किसका, राजस्थान पुलिस का, और आज़ादी के समय लोगो रहा है ये अभिनव भारत सोसाइटी, जो वी डी सावरकर ने 1904 में बनाई थी। कहाँ, लंदन में। इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है, पहले भारत के अंदर स्थापित हुई थी, लेकिन यहाँ बैन करने के बाद स्थापित कर दिया था लंदन। समझ रहे हो, अभिनव भारती बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मदन लाल ढींगरा आएगा तो कर्जन वायली की हत्या करेगा, वो इसी का सदस्य था अभिनव भारत का। फिर 1913 के अंदर अपने जलियांवाला कांड होएगा। फिर उस समय जो वहाँ के गवर्नर थे पंजाब प्रांत के कर्जन वायली, उनकी हत्या होगी लंदन में, मदन लाल ढींगरा करेंगे। मदन लाल ढींगरा इसके सदस्य इंस्पायर्ड। हाँ, मतलब उधम सिंह सब उसमें शामिल थे, लेकिन जो गोली मारेंगे वहाँ उधम सिंह वगैरह तो सब यही लंदन के अंदर जो कर्जन वायली की हत्या करेगा मदन लाल ढींगरा। ऐसे वो अभिनव भारत से जुड़े हुए थे, कैसे कैसे, समझ गए। तो ऐसे करके ये था अपने क्या, अभिनव भारत भी ध्यान में रखना है सारा, है ना। फिर इसके बाद ये जैन कीर्ति स्तंभ है, इसकी तुलना इन दोनों से करेंगे, जैसे कैसे क्या। वैसे तो मैंने बताया ये वो मालवा वाले के अंदर, यहाँ और देख लेंगे। ओके, तो इसके अंदर अपन ने शुरू के अंदर देखा निर्माण कार्य और विजय स्तंभ से बातें इसके अंदर देखी। नेक्स्ट अपन पहले एक बार इसकी तुलना कर लेंगे, फिर आगे अपन कुंभलगढ़ दुर्ग को करते हैं, ठीक है। या तुलना में जैसे देख लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अपना अभी हो जाएगा पूरा। लो, एक चीज पूरी हो जाएगी। देखो तुलना में क्या है, अब देखो ये तो है अपने, ये इधर वाला देखो, ये क्या है, ये थोड़ा सा मैंने यूँ खींचा है इसलिए आपको बड़ी दिख रही है। अभी जो अपन ने पढ़ा ना, ये विजय स्तंभ है, ये जो अभी अपन ने पढ़ा 9 मंजिलें, इसमें अपन देख रहे हैं पहले चालू की 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, देखिए थे अपन, ये 9 इमारतें इसके अंदर है। 1448 में जो बनी एक कुंभा वाली है। दूसरा जो इसके अंदर है ना, अपन को चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मिलता है, वो है कीर्ति स्तंभ, ठीक है ना, कीर्ति स्तंभ। लेकिन इस कीर्ति स्तंभ को कैसे बोलते हैं अपन, इसमें वर्ड लगता है जैन, समझ लो, जैन कीर्ति स्तंभ। कहने का मतलब क्या है, अगर आपसे सिर्फ पूछा कीर्ति स्तंभ, तो कीर्ति स्तंभ तो देखो ये भी है, क्योंकि कुंभाई कीर्ति में वृद्धि हुई। अब अगर आपको ये वाला कीर्ति स्तंभ एग्जामिनर को पूछना है, तो ये वर्ड जोड़ देता है उसके अंदर जैन, क्योंकि ये जैन धर्म से संबंधित है। ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर है अपने आदिनाथ, प्रथम तीर्थंकर ये ऋषभदेव आदिनाथ प्रथम तीर्थ, तो ये प्रथम तीर्थंकर को समर्पित है ये दुर्ग, ये वाला टावर, ठीक है ना। इसलिए इसको बोलते हैं जैन कीर्ति स्तंभ, और ये केवल कीर्ति स्तंभ है। विजय स्तंभ तो यूं बोला क्योंकि कुंभा ने मालवा विजय के उपलक्ष्य में बनाया, महमूद खिलजी फर्स्ट में 1436 सारंगपुर का युद्ध। और कीर्ति स्तंभ क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि कुंभा की कीर्ति में वृद्धि हुई, और इसको जैन कीर्ति स्तंभ बोलेंगे। तो जैन क्यों, क्योंकि जैन धर्म प्रथम जैन तीर्थंकर से जुड़ा हुआ है। और निर्माता कौन है इसका, जीजाक बघेरवाल, जैन व्यापारी था, सनाय का पुत्र था जीजाक बघेरवाल, है ना, जैन व्यापारी। तो इसने ये प्रथम जैन तीर्थंकर का ये टावर बनाया। कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। निर्माण काल 12वीं शताब्दी के अंदर, 12वीं शताब्दी। तो 12वीं शताब्दी का मतलब क्या हो गया, जैसे 11 समथिंग आएगा 12वीं शताब्दी। तो कहने का मतलब क्या है, ये कुंभा वाले से पहले बना है, समझ रहे हैं ना, कुंभा वाले से पहले, कुंभा का जो विजय स्तंभ बना ना, उससे पहले बना हुआ ये। नहीं समझे इस चीज को मैं क्या बता रहा हूँ, दोनों में से पहले कौन सा बना, ऐसे। और ये कद में छोटा है कंपेरेटिवली, इसकी हाइट जैसे ऑन एन एवरेज करीबन 70 फीट से कम ही है, 70-72 फीट है, जबकि इसकी हाइट अपन ने कितनी देखी है, 122 फीट, ऑलमोस्ट डबल। क्योंकि छोटा बनाते तो पहचान में नहीं आता, तो ये ऐसे, ठीक है। और फिर जैसे आप चित्तौड़गढ़ दुर्ग देखोगे ना, देखो ये है चित्तौड़गढ़ दुर्ग मैप, जैसे आप देखोगे तो आज जैसे जो अपन को चित्तौड़गढ़ दुर्ग में लेके जाते हैं ना, वो बैक साइड से लेके जाते हैं, इधर चित्तौड़, जिधर गंभीरी नदी है पीछे। बाकी चित्तौड़गढ़ की जो मेन एंट्रेंस है भाई, ये पूर्वमुखी फोर्ट है ऐसे, तो इधर है ये मेन एंट्रेंस, इधर कोई नहीं लेके जाता आगे, बिल्कुल इधर आपको खेत दिखाई देते हैं सामने, गुजरात वाला हाईवे दिखता है इधर से फिर। तो ये है मेन गेट। अब ये जो जैन कीर्ति स्तंभ है ना, वो ये यहाँ बना हुआ है, ये घुसते ही जैसे आप इधर से घुसोगे नीचे से, इधर बिल्कुल राइट हैंड पे बना हुआ है ये। और ये जो आपने विजय स्तंभ जो कुंभा ने बनाया है, ये पीछे बना हुआ है इधर, ये यहाँ पे अंदर की तरफ। अब आज मैं बता रहा हूँ, पीछे जाते हैं तो पहले ये दिखता है, कुंभा महल ये सब पीछे बने हुए इधर यहाँ पे। वो जो तालाब है अपना, वो तालाब ये बना हुआ है यहाँ पे, तालाब है चित्तौड़गढ़ तालाब के अंदर, ये पीछे बना हुआ। तो पीछे की साइड है, फ्रंट के अंदर ये बना हुआ था, क्योंकि मैं बता रहा हूँ सबसे पहले बना है, तो पहले इधर ही शुरू में बना हुआ है, क्योंकि मेन एंट्रेंस तो ये थी ना। आज तो अपन पीछे जाते हैं, चित्तौड़गढ़ सिटी जो है ये पीछे बना हुआ है दुर्ग के इधर, ऐसे,
है ना। तो एक बार इसको आप जैसे गूगल मैप पे देखना तो दिखाई देगा कि या कोई इसका जैसे लेआउट बना हुआ हो इमारत का चित्तौड़गढ़ मैप का, तो आपको दिखाई देगा प्रमुख प्रवेश द्वार के पास में ही है, तो क्योंकि पहले बना हुआ है तो गेट के पास बना हुआ उसमें। मंजिल है टोटल 7, जो मैं बता रहा था अभी अपने जो देखा ही, मंजिल है इसके अंदर टोटल 7, है ना। जबकि अपने जो कीर्ति स्तंभ देखा कुंभा वाला, उसमें कितनी मंजिलें, 9। इसकी ऊंचाई 75 फीट जैसे मैंने अभी बताया, उसकी ऊंचाई कितनी थी, 122। लेकिन जो कन्फ्यूजन होता है ना सबसे ज़्यादा, वो दोनों इस शब्द से होता है, कीर्ति, है ना। लिखना सीख लो, ये कीर्ति ऐसे, कीर्ति कीर्ति दोनों में है, कीर्ति स्तंभ दोनों में है ना। अब सिंपल से आपसे कीर्ति स्तंभ पूछा तो ये कुंभा वाला नाम आएगा। अब सर फिर ये कैसे, इसके आगे वर्ड लगाना पड़ेगा जैन, तब बनेगा जैन कीर्ति स्तंभ। समझ गए, आप दिमाग मत लगाना वापस कि सर ये तो कीर्ति स्तंभ तो ये जैन, नहीं, इसको पूछना जैन कीर्ति, पूछा जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माता कौन, तो जीजाग बघेलवाल या जीजाग बघेलवाल, है ना। इसमें जीजा जी कर दो आप तो याद रह जाएगा आपको, जीजा जी, तो जीजाग बघेलवाल ऐसे। और इसका निर्माता कौन, कुंभा, और प्रमुख शिल्प शास्त्री मंडन, और उसके पुत्र नापा पोमा एंड पूंजा, और पिता का नाम जेता। समझ गए, ये चीज है इसका। अब अगली बार जैसे कोई भी क्वेश्चन देखो ना कीर्ति स्तंभ, तो एक बार ढंग से देख लिया करो कहीं उसमें जैन वर्ड तो नहीं आ रहा, जैन वर्ड आते ही सेंस बदल जाएगा क्वेश्चन का। ओके, तो ये था आपने अपने विजय स्तंभ देखा, और नेक्स्ट अपन देखेंगे आप कुंभलगढ़, ये नेक्स्ट में देखते हैं राजसमंद। ओके।